बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ पर। तो सबसे पहले हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। उसने हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, फ्रिक्शन, फोर्स, नेट फोर्स या मोमेंटम। तो हम अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन पर गौर करें तो हम कहते हैं अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करता है जो कि या तो रेस्ट की पोजीशन में हो या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में हो। लिहाजा कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट की पोजीशन में हो सकता है या कब वो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, और ये तभी हो सकता है जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। तो हमारा पहले एमसीक्यूज का आंसर है नेट फोर्स। इसके बाद दूसरे एमसीक्यूज पर बात करते हैं। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन फोर्स पर, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन नेट फोर्स, मैस और वेलोसिटी। चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम जानते हैं कि इनर्शिया का जो बराह रास्त ताल्लुक होता है वो ऑब्जेक्ट के मैस के साथ होता हो। जितना ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा होगा उसको डिस्प्लेस करना उतना ही मुश्किल होगा, उसकी यूनिफॉर्म मोशन को भी चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा। तो इनर्शिया बेसिकली क्या था भला, हमने पढ़ा हुआ था, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं। तो लिहाजा हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का मैस जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। इसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं। द बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर हिम टू फॉल। ऑप्शन ए है टुवर्ड्स द मूविंग बस, बी है अवे फ्रॉम द मूविंग बस, सी है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर एक लड़का एक चलती हुई बस से छलांग लगाए तो उसके लिए सबसे ज्यादा खतरा जो है वो किस डायरेक्शन में गिरने का है, उसका इनर्शिया उसको इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही गिराएगा। तो तीसरे का आंसर ये है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नंबर 4 पर बात करते हैं। A string is stretched by two equal and opposite forces 10 Newton each. The tension in the string is 0, 5 Newton, 10 Newton और 20 Newton. इसको ज़रा हम एक सॉल्यूशन के ज़रिए जो है वो चेक करते हैं। उसने हमें क्वेश्चन दिया है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस ने खींचा है, 10 न्यूटन दोनों फोर्सेस हैं। फर्ज करें ये F1 है और ये क्या है, F2 है। तो उसने कहा है कि टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो फाइंड कर दीजिए। अब यहाँ कुछ बातें हमें याद रखनी होंगी। पहली बात तो ये है कि जो स्ट्रिंग होती है उसमें जो फोर्स एक्ट करती है उसके ऊपर वो सिर्फ स्ट्रेच करने के दौरान ही इफेक्टिव हो सकती है। स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच किया जाता है तो वो एक्ट करती है लाइक अ रिजिड सब्सटेंस, और उसमें जो टेंशन होती है वो उस पर लगाई गई फोर्स के इक्वल होती है। जो टेंशन होती है वो इक्वल होती है उस पर लगाई गई फोर्स के। तो फोर्स जो लगाई गई है इसके ऊपर वो 10 न्यूटन है। तो लिहाजा यहाँ हम इसको कहेंगे कि 10 न्यूटन की जो फोर्स है वो इसके ऊपर एक्ट करेगी। इसमें 10 न्यूटन टेंशन जो है वो मौजूद होगी। नंबर 5 पर अगर बात करें, द मैस ऑफ अ बॉडी decreases when accelerated, increases when accelerated, decreases when moving with high speed, none of the above। तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट का मैस एक्सेलरेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता।
ऑब्जेक्ट का मास एक्सेलरेशन के बढ़ने से बढ़ता नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास एक्सेलरेशन के कम होने से कम नहीं होता। ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक्सेलरेशन से इंडिपेंडेंट होता है, तो लिहाजा ऑब्जेक्ट का चाहे एक्सेलरेशन बढ़े कम हो, उसके मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहां पर कहेंगे नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। जो डी है यानी वो इसका आंसर है। ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स जो हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 6 पर बात कर रहे हैं। टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 attached to the ends of the inextensible string. The string is passing over a frictionless pulley. The acceleration of the body is acceleration of the body हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे? हम पिछले टॉपिक में जब हमने मोशन ऑफ मैसेज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग पढ़ी थी और दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली मूव कर रहे थे, तो वहां हमने टेंशन फाइंड करना भी सीखी थी, एक्सेलरेशन को फाइंड करना भी सीखा था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी फाइंड करना सीखा था। अगर आप चाहें तो आप इसकी जो मुकम्मल डिस्क्रिप्शन है उसके लिए आप वो वाला टॉपिक दोबारा से सुन सकते हैं। तो क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, इक्वेशन सॉल्व करती हैं, तो इसलिए आपको चाहिए अगर आप इसको दोबारा से जो है वो देखना चाहते हैं तो फिर आप इसको वहाँ से टॉपिक सुन के देख लें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ जहाँ जो इसका सॉल्व करने पे आंसर आता होता है वो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। इसके बाद नंबर 7 पर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? इनमें से मोमेंटम का यूनिट कौन सा है? न्यूटन मीटर, किलोमीटर पर सेकेंड, न्यूटन सेकंड या न्यूटन पर सेकेंड, और सॉरी बी था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम मोमेंटम का फार्मूला लिखते हैं, उसका यूनिट बना लेते हैं। हमें पता है जो मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल टू mv के। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास जो मौजूद है वो है ऑप्शन के अंदर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये तो 1 न्यूटन के बराबर होता है, लिहाजा ये भी इसका आंसर नहीं है, ये ऑप्शन के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसको ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमें पता है हम किसी भी इक्वेशन में उसी रकम से अगर मल्टीप्लाई करें और उसी रकम से अगर हम डिवाइड कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाइड बाय पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, हमने पर सेकेंड और सेकेंड से खुद से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी हैज, हाँ जी, if a body has mass 1 kilogram and acceleration 1 meter per second square then it is equal to 1 न्यूटन। फिर ये 1 न्यूटन के बराबर होता है, तो ये न्यूटन आ गया ये सारे का सारा, और ये सेकंड बचा हुआ था यहाँ पर सेकंड इधर ऐड हो गया था, सेकंड यहाँ बचा हुआ था, सेकंड इसके साथ आ गया, ये बन गया न्यूटन सेकंड। ये फार्मूला जो है ये हमारा है ऑप्शन नंबर जो है वो सी। नंबर 7 का आंसर है न्यूटन सेकंड, जो कि नंबर सी पर एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर 8 के बारे में बात करें, सेकंड लास्ट है। व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द। एक्शन और रिएक्शन को समझने से पहले सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि हमेशा जो फोर्स पहले लगती है वो एक्शन होती है, जो फोर्स उसके अगेंस्ट वजूद में आती है वो रिएक्शन कहलाती है। हम अगर ज़मीन पर चलते हैं, हम अपने पाँव से ज़मीन पर फोर्स लगाते हैं, हमारा ज़मीन पर फोर्स लगाना पाँव से ये एक्शन है, ज़मीन का हम पर फोर्स लगाना रिएक्शन है। अब अगर हॉर्स की बात करें तो हॉर्स जब एक कार्ट को पुल कर रहा है तो वो एक फोर्स तो ज़मीन पर चलने के लिए लगा रहा है,
जो कि एक उसका ज़मीन पर एक्शन हो गया, और दूसरी फोर्स वो कार्ड को खींचने के लिए लगा रहा है, जो कि उसका कार्ड पर एक्शन हो गया। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक्शन दो जगह पर होता है, एक्शन होता है अर्थ पर भी और एक्शन होता है कार्ड पर भी। इसका जो है डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। और आखिरी ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स द फ्रिक्शन पुश्ड बिटवीन द मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स के दरमियान कौन सी चीज को अगर भर दिया जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाती है? वाटर, फाइन मार्बल पाउडर, एयर और ऑयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डेफिनेटली हम जानते भी हैं, हमारे डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन में भी है, वो ऑयल है। जब मशीन्स काम करना बंद कर दें तो हम उनके लिए ऑयलिंग करते हैं। लेकिन याद रखिए वाटर भी कर सकता है उसको रिड्यूस फ्रिक्शन को, लेकिन उसके रस्टिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वाटर जो है वो वहाँ जंग पैदा कर देता है। फाइन मार्बल पाउडर भी कर सकता है, लेकिन ये उतना नहीं कर सकता जितना ऑयल जो है इसके लिए इफेक्टिव होता है। तो हमारे एमसीक्यूज मुकम्मल हुए। इनमें से अगर किसी में आपको कोई मसला हो, कोई समझ ना आए, को आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो फिर आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।